ये जो चैप्टर है 1991 से आर्थिक सुधार नई आर्थिक नीति यानी इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991 एंड न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का मतलब है आपको इससे पीछे का चैप्टर एक पढ़ना पड़ेगा जो 1950 से लेकर 1990 तक के जो पॉलिसी थी उसको एक बार पढ़ लेना, और उसमें अच्छे प्रभाव भी हैं, ठीक है, और बुरे भी हैं, ठीक है ना। तो ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है ना, और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आपने सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ना है, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव, और क्या पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ, वो मैं ही बता देता हूँ उसमें पढ़ना क्या है। क्योंकि जब गवर्नमेंट 1950 से लेके 90 के बीच उसने जो भी पॉलिसी अपनाई वो इतना ज़्यादा सफल नहीं रहा। वो कौन कौन से पॉलिसी क्या क्या बुरा प्रभाव था मैं बता देता हूँ। पहला, आपको पता है ना, सारा का सारा गवर्नमेंट टेक ओवर करके बैठा हुआ था, यानी गवर्नमेंट ही सारी चीज़ों को चला रहा था। उस समय प्राइवेटाइजेशन इतना नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा किसके पास था? गवर्नमेंट के पास था, और जो प्राइवेट थे वो डर रहे थे इन्वेस्ट करने से। तो उस समय फिर कौन प्रॉपर पूरा काम संभाल रहा था? गवर्नमेंट, ठीक है ना। दूसरा ये था कि लाइसेंस वाला चीज़ था, याद है लाइसेंस? लाइसेंस में क्या था कि आपको जो भी अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करोगे और ये अगर आप अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो भी, हाँ या ना। तो मतलब कहीं ना कहीं हम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे ना कि भाई कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको पहले सरकार से परमिशन, नहीं सरकार का कुछ ज़्यादा दबदबा था उस पॉलिसी में, इसलिए लोग खुल कर प्रॉपरली जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। ये भी एक बुरा प्रभाव था उस समय 1950 से लेके 90 तक का। और क्या प्रभाव था? हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा रहे थे, यानी घरेलू उद्योग को बचा रहे थे। जो छोटे छोटे उद्योग थे ना, हम उसको बचा रहे थे। किससे? विदेशों से। मैं विदेशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम बचा रहे थे। क्या कर रहे थे? हम उन पे टैक्स लगा देते थे। टैक्स लगाने के बाद सामान हो जाता था महंगा, ठीक है ना, और घरेलू वाले को हम सब्सिडी प्रॉपर देते थे। तो मतलब इसका कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था गवर्नमेंट के उस पर, पॉलिसीज़ पे। तो उस समय 1991 में जो गवर्नमेंट आई, ओबियसली कांग्रेस की सरकार थी। 1991 में कौन था? कांग्रेस। और उस समय जो हमारे पीएम थे, जो कि सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह है बे, मनमोहन लाल मनमोहन लाल का आ गया भाई पीएम की लिस्ट में चेक करो, वहाँ तो कोई नाम ही नहीं है मनमोहन लाल, ठीक है। खतरनाक पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई है ये। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो कि इकोनॉमिस्ट के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाता, और अभी भी हैं, जब तक जिंदा है तब तक, ठीक है ना। अगर आपसे कहना सबसे तगड़े इकोनॉमिस्ट कौन है, ठीक है, उस समय वो पीएम थे, उन्होंने इस पॉलिसी को लाया। और मनरेगा भी उन्हीं की देन है, महात्मा गांधी जो भी इसकी फुल फॉर्म है वो उन्हीं की देन है, ठीक है ना। मनरेगा का जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो कह सकते हैं ना, किसने लाया? मनमोहन सिंह ने लाया, ठीक है ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय के पीएम, उन्होंने इस पॉलिसी को लाया, ठीक है ना। और इस पॉलिसी को लाने से ये जो पुरानी पॉलिसी थी उसको ख़त्म हो गई, और आज तक यही पॉलिसी चलती हुई आ रही है। तो इस पॉलिसी में जो नाम दिया, जन्म दिया, वो LPG, L फॉर लिबराइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यानी L फॉर लिबराइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर, ये तीनों कॉन्सेप्ट को मिला के LPG का कॉन्सेप्ट बना। इसी को हम 1991 की पॉलिसी कहते हैं,
ठीक है ना। अब इस 1 बाय 1 एक एक के पे अंदर पढ़ेंगे कि लिबराइजेशन के अंदर क्या चीज़ था, प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या था, एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हैं। तो मिटा दूँ इसे मैं, क्या ये बता, तुम्हें जॉब करना पसंद है या बिजनेस करना? चलो क्या मुश्किल होता है? कंपटीशन लाइफ में जॉब अच्छा है या बिजनेस करना? जॉब के लिए अपने मतलब दूसरों की सुननी पड़ती है, फिर भी पैसा हो तो बिजनेस। अच्छा क्या है, जॉब या बिजनेस? बिजनेस। हमें क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस अच्छा तो बिजनेस ही करना चाहिए। तो क्या मिडिल क्लास लोग भी बिजनेस कर सकते हैं? हाँ यार कर सकते हैं अगर उनके पास पैसा है। मतलब कहीं ना कहीं बात आ जाती है पैसे की। तो अगर कोई कहता है कि देखो बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, बिजनेस के लिए मैं भी एग्री करता हूँ कि बिजनेस करना चाहिए, लेकिन बिजनेस के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। जिनके पास पैसा होता है उनके पास नहीं होता है। और क्या? ठीक है, और इसीलिए तो आप सबको हायर करते हैं, आप काम करो। ठीक है, और जिसके पास दिमाग होता है उसके पास पैसा नहीं होता है। उसके पास पैसा नहीं होता है, जिसके पास दिमाग होता है उसके पास, और जिसके पास दोनों होते हैं तो वो बिजनेस करता है। ठीक है ना। तो ठीक है, मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ कि भाई बिजनेस करना अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखो कि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि जो हम इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि हम डरते बहुत हैं। ठीक है, और डरना भी चाहिए, क्योंकि क्या पता पैसा लगाया डूब जाए। गलती से लक्ष्मी चिट फंड में पैसा डाल दिया तो 21 दिन वाला हो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इसीलिए हम जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, जॉब इसलिए करते हैं कि वजह ये होती है कि चलो तब तक जॉब कर लेते हैं कि कुछ अर्न हो जाए। ठीक है, पैसा आ जाएगा तो फिर हम जॉब करना बंद कर देंगे और फिर हम सोचेंगे बिजनेस करें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम जॉब करते रहते हैं तो फिर बंदा उस लाइन में भी फिक्स हो जाता है। ठीक है ना, और फिर वो जॉब पे टिका रहता है, फिर वो बिजनेस नहीं कर पाता क्योंकि वो थक जाता है। कहता है यार छोड़ यार क्या बिजनेस करूं, तब तक मैं बहुत हूँ। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए मैं मानता हूँ बिजनेस है, लेकिन मिडिल क्लास वाले लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पैसे की कमी होती है, इसलिए वो नहीं करते। तो चलो मैं एक पॉइंट, जैसा कि अभी मैं कर रहा था, कौन सा पॉइंट था, आज हम पहले पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। यस, पहले हम तो ये एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट है ये तो समझ में आया ना। तो सबसे पहले हम लिबराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा लिबराइजेशन के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से आज का ये हाँ मे भी हो सकता है। लिबराइजेशन, आप इसकी मीनिंग लिख लो, इंग्लिश में भी हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लो। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों, भाई मेरी हिंदी थोड़ी सी खतरनाक है, से उत्पादक इकाइयों की मुक्ति, यानी लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी means freedom of the producing from direct or physical
controls imposed by the government, ये मीनिंग है ना। मे भी आपने भी लिखा होगा। हिंदी में कहा है उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से उत्पादक इकाइयों की मुक्ति, यानी कहीं ना कहीं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करा, लाइसेंस को ख़त्म करना। यानी जो लाइसेंस की जो प्रथा थी, जो हम ये कह रहे थे कि भाई कोई भी कंपनी, नई कंपनी अगर मार्केट में आएगी तो उसको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और या अगर आपकी कंपनी छोटी है, उसको बड़ा करना उसके लिए भी लाइसेंस, शिफ्ट करने के लिए लाइसेंस, शिफ्ट करने के लिए भी लाइसेंस, ठीक है ना। लेकिन लिबराइजेशन के कॉन्सेप्ट से जो है ये लाइसेंस के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिस पे अभी भी लाइसेंस लेना जो है अनिवार्य है। वो कौन कौन सी कंपनी है या कौन कौन से बिजनेस हैं जिनके लिए अभी भी आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं आपको याद है? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स। देखो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें आपको जो है लाइसेंस अभी भी लेना पड़ता है। जैसे आपका हो गया शराब यानी लिकर, ठीक है, अल्कोहल लिकर हो गया, ठीक है। दूसरा है आपका सिगरेट, ठीक है। उसके बाद है रक्षा से रिलेटेड उपकरण वगैरह बना रहे हो, यानी डिफेंस इक्विपमेंट या डिफेंस वेपन जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। और औद्योगिक विस्फोटक जो भी आप, न्यूक्लियर, हाँ, वो सारी चीज़ें। ऐसी अगर आपकी कंपनी है जो ये काम करती है तो उसको लाइसेंस अभी भी लेना पड़े, और लेना भी चाहिए भाई। अगर कोई भी अपनी गली में पटाखा बनाता फिरे फिर तो हो गई दिवाली ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं, हाँ कुछ पूछ रहा है, पूछ नहीं पूछना तो इन सारी चीज़ों के लिए अभी भी लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हो खुले हुए हैं, दिल्ली माला माल है, 1 बाय 1 बाय 1 गेट 1 फ्री वाला, हाँ। तो वो ऐसे ही नहीं खोल रहे, उनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। हम नहीं खोल सकते, हम खोलेंगे तो हमारे को क्या कर लेगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है ना। हाँ, बाकी कर सकते हो आप अपना चुपके, लेकिन पकड़ ले तो भाई बोलना मत ठीक है ना। तो ये जो 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट था, तो आप ये लिख सकते हो कि किस में क्या क्या चीज़ें थी। हम सिर्फ इसमें यही करेंगे कि इसमें क्या क्या सुधार किए गए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूँ, पक्का? ओके, तो ये मैंने मिटा दिया। अब इसमें क्या क्या सुधार किए गए 1 बाय 1 मैं लिख देता हूँ, आप भी इसमें नोट कर लो। और मेरे ख्याल से सेम ही है, इसीलिए इतना ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या क्या सुधार किए गए वो हम पॉइंट इसमें पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या सुधार किए गए। तो हेडिंग है उदारीकरण के अंतर्गत आर्थिक सुधार, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबराइजेशन। ठीक है, तो बहुत सुधार किए। सबसे पहला सुधार हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र में, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी कहीं से निकलेगी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को सुधारने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ही आ जाता है। तो क्या क्या पॉइंट थे? 1 पॉइंट अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस,
तो ये तो बात मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूल्य समाप्ति। औद्योगिक लाइसेंस का समापन, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के, और जो कि क्या थी वो मैंने आपको बता दिया है ना। पहली नीति ये अपनाई जिससे इंडस्ट्रियल थोड़ा सा ग्रो करे और भी कोई नई नई इंडस्ट्रियल मार्केट में आए, ठीक है ना, हमें सुधारना तो था ही। उसके बाद दूसरा हमने स्टेप उठाया कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आपको वहाँ मिलेगा डिमांड के चैप्टर में, ठीक है ना, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन याद है 11th में जब हम डिमांड का चैप्टर पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलना, ठीक है ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना। तो जो उस समय सारा का सारा जो प्रॉपर कह रहे हो देख रेख पब्लिक सेक्टर कर रही थी, सारा का सारा कंट्रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का था, तो उसको धीरे धीरे कम किया गया। तो पब्लिक सेक्टर से लेकर थोड़ा थोड़ा हमने प्राइवेट सेक्टर की तरफ, ठीक है ना। तो वही इसमें कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, ठीक है ना। ओके, तो कह रहा है नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 8 कर दी गई थी। यानी पहले सरकार के पास, सरकार के अधीन 17 ऐसे उद्योग आते थे जिसको सरकार अपने अंडर में रखती थी, लेकिन अब उसे कम होकर वो कितनी हो गई, 8। और अब जो 2010 और 11 में औद्योगिक संख्या कम करके कितनी कर दी गई, 3। अब वो 3 कौन कौन सी है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ये भी किसके पास है, सरकार के पास है। ऑब्वियसली प्राइवेट को देंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। रेलवे गवर्नमेंट के, और जो रक्षा उपकरण है, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट वगैरह जो है वो सरकार के डिफेंस मिनिस्टर के अंदर ही होते हैं। इन पे अभी भी किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट है, ठीक है ना। बाकी सब को हमने प्राइवेटाइजेशन के सबके लिए कर दिया कि भाई तू भी कर सकता है, मैं भी कर ही रहा हूँ, तू भी कर, ठीक है ना। वरना उस पहले टाइम में क्या था, रिस्ट्रिक्शन था, नहीं भाई तू ये काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैं ही करूँगा। मैंने आपको बताया भी था कि प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी सारे काम थे वो गवर्नमेंट के अंदर में थे। सिर्फ प्राइवेट वाले को क्या मिलता था, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम मिलता था, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम को मिलता था। लेकिन अब इस वाली पॉलिसी में 3 चीज़ों को छोड़ के अब तो प्राइवेट भी वो चीज़ें कर सकती है, ठीक है ना। ओके, ये वाला हो गया। उसके बाद सी पॉइंट डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, डी रिजर्वेशन, अच्छा ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन एरिया, यानी उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटाना, उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटाना। हमने एक वो बना रखा था ना, कैटेगरी बना दी ना, नहीं आप जो है ये नहीं कर सकते, और फिर हमने ये लिमिट बना दिया था कि नहीं भाई अगर किसी को इतना ज़्यादा करना पड़ेगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमने हर एक का ना एक कैटेगरी बना दिया था कि आप ये काम नहीं करोगे, ये छोटी इंडस्ट्री का काम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI हमने जो पढ़ा था इससे पीछे वाले में, कि ये काम इनके लिए है, आप यही करेंगे, आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हमने इनसे कहा था, किससे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज। अब उसको हमने हटा दिया, अब कोई भी कर सकता है, करो, ठीक है ना। ये हमने इस लिबराइजेशन में, पहले ये 3 पॉइंट फटाफट लिख लो ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कहना क्या। थोड़े से खर्च किए हैं तो खर्च तो चलना चाहिए, है ना। हाँ, उसका तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलना चाहिए।
ओके, कितने पॉइंट्स हो गए थे? 3 या 4? 3 हुए? 3 हुए भाई, गिन तो ही कर लो, गिनती कर लो। कम लिखा है, मैंने से लिखा है। नहीं, पहला क्या है? हाँ भैया 3 टॉपिक में था। अच्छा, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। हाँ, दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, यही तो किया हमने। हाँ वही तो। तो 3 ही तो हैं। मतलब आधुनिक क्षेत्र की 3 अच्छा। पॉइंट ये कह रहे हो ना। अच्छा, 4th पॉइंट क्या है? यानी हाँ, डी पॉइंट इसका जो है वो है उत्पादन क्षमता का विस्तार। हाँ, यही है ना? हाँ, का विस्तार, यानी एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्योंकि उस समय तो देखो, आपको पता ही है ना कि लाइसेंस था, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना मर्जी चाहो उतना प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसमें भी यही लिखा है कि अब उत्पादन क्षमता को पहले लाइसेंस के साथ जोड़ा गया था, अब लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है, तो उत्पादन क्षमता पर लगी रोक को मुक्त कर दिया गया। अब आप जितना चाहे प्रोडक्शन को कर सकते हो। ठीक है ना? आप अपने इंक्रीज जितना भी इंक्रीज करना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेल भी करना है, प्रोडक्शन करो तो सेल भी करूँगा। ठीक है ना? तो ये आपका था। और लास्ट पॉइंट है फ्रीडम टू इम्पैक्ट कैपिटल गुड्स। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, यानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता। पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता। अब आपको मैं बता दूं, हम तो कॉमर्स वाले बंदे हैं, हमें पता है ना कि गुड्स एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स और कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? मेरा सवाल, कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? जिसे हम पूंजीगत वस्तुएं, हाँ, किसे कहते हैं? वो गुड्स जो प्रोडक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मशीन वगैरह होंगे, इनका इस्तेमाल हम प्रोडक्शंस के लिए करते हैं, यानी सामान को बनाने के लिए, उसको हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। ठीक है ना? तो उस समय क्योंकि हमने ना आयात पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, यानी इंपोर्ट पे हमने उस समय जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था कि लोगों को कह दिया था कि देख भाई, करना है तो एक्सपोर्ट कर, इंपोर्ट से भाई करेंसी जाएगी। ठीक है ना? सब चीज़ पे, यानी इंपोर्ट पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की, लगाया भी नहीं, हमने कोशिश की, और कोशिश करने का मतलब टैक्स बढ़ा दिया हमने। टैक्स बढ़ा दिया, सामान हो गया महंगा, अब मंगा लो वहाँ से। मंगाना है तो कैसे मंगाओगे? ठीक है ना? बट बाद में इसको कहा गया कि देखो भाई, अगर आप कैपिटल गुड्स मंगा रहे हो तो आपको फ्रीडम है, आप मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे हमें ही तो फ़ायदा होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या है? मशीन ही तो है। ठीक है ना? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मशीन ही चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए। अब तुम मशीन ही नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन क्या होगा? आप कह रहे हो प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी तो चाहिए। इंसान कितना बना लेगा? और ये मशीनें यहाँ पर हमें विदेशों से मंगानी पड़ेगी। तो फिर हमने ये भी कह दिया कि चलो ठीक है, तुम कैपिटल गुड्स हम विदेशों से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये 5 चीज़ें लिबरलाइजेशन के अंदर की, जो कि सुधार किया गया। तो आप भी बताओ, अच्छा था कि बुरा था? कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को हमें बढ़ाना था, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अभी इंडस्ट्रियल के बारे में बात करें कि इंडस्ट्री सेक्टर को कैसे ग्रो करना है। ठीक है ना? क्योंकि एग्रीकल्चर को अभी क्यों नहीं हम बढ़ा रहे थे? क्योंकि एग्रीकल्चर से जीडीपी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। ठीक है ना? लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, तो हमने इसको ही थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश की। तो 1991 का जो कॉन्सेप्ट था, जो लिबरलाइजेशन के अंदर था, वो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है ना?
तो ये पॉइंट्स आप लिख लो और इसको आप अपनी बुक में एक बार डीपली पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा जो है समझ में आएगा। तुम्हें समझ में आया भाई? हाँ मैं समझ गया। पक्का ना? ठीक है फिर, काफ़ी है इतना।